अस्सलाम वालेकुम बच्चों उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बच्चों आप लोगों के चैप्टर नंबर 8 के जितने भी टॉपिक्स इंक्लूडेड थे आपके स्मार्ट सिलेबस में वो हमने कवर कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितने भी आपके स्मार्ट सिलेबस में एक्सरसाइज क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं हम उनको देखेंगे, उनके आंसर स्टडी करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन इंक्लूडेड है आपके स्मार्ट सिलेबस में दैट इज 8.3। क्वेश्चन है आपके पास, इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव्स। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि क्या ये पॉसिबल है कि दो आइडेंटिकल वेव्स यानी दो एक जैसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हूँ, तो उनकी एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करने की वजह से सेकेंडरी वेव्स जनरेट हो। तो इसका आंसर क्या है बच्चे? नो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सेकेंडरी वेव्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, टू वेव्स और हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी बट ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है कि वेव्स हैं वो आपस में ट्रैवल करेंगे सेम डायरेक्शन में, तो वो स्टेशनरी वेव्स को जनरेट करेंगी। तो आंसर इज नो। बिकॉज इसकी रीज़न क्या है कि स्टेशनरी वेव्स के लिए हमारे जो आइडेंटिकल वेव्स हों वो उनके लिए मस्ट है कि वो ट्रैवल करें अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कि जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो हमें वो सेकेंडरी वेव्स जनरेट नहीं करेंगी, क्योंकि उसकी डेफिनेशन से ही बच्चों ये बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8.6। उसमें है आपके पास कि व्हाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। जब हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर किया था तो उस टाइम पे हमने ये टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक में ये चीज़ पढ़ी थी कि साउंड हमारी जो है वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, उसके बाद लिक्विड में करती है, उसके बाद एयर में करती है। रीज़न क्या है? हमने आपको बताया था कि आपके जो सॉलिड के अंदर डेंसिटी है दैट इज मच मोर ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ गैसेस। यानी गैसेस में क्या है बच्चों, आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स रेंडमली ओरिएंटेड है, कोई एक इधर पड़ा हुआ है, दूसरा उधर पड़ा हुआ है, तीसरा इधर पड़ा हुआ है, चौथा उधर पड़ा हुआ है। तो सॉलिड्स के केस में आपके पास के सॉलिड्स में आप लोगों के पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे ही एक को ज़रा सा स्ट्राइक मिलती है या एक में कोई जनरेशन होती है साउंड की या किसी भी चीज़ की, तो फ़ौरन वो अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू वो पास ऑन करता जाता है थ्रू आउट द होल सॉलिड। तो इसका मतलब कि आपके जो सॉलिड्स हैं सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द गैसेस। और ये जो रिलेशन है स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने का, जिसमें आपके पास v किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम हमें पता चल गई, एक ये भी बहुत ज़्यादा है और दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बहुत ज़्यादा है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था बच्चों? दैट वाज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, यानी आपकी बॉडी के ऊपर कितनी आप फोर्स लगाते हो और उसकी वजह से आपकी बॉडी डिफॉर्म कितनी हो रही है, कितनी अपनी शेप चेंज कर रही है, दैट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन और द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमें पता है कि जैसे सॉलिड्स की एक स्पेसिफिक शेप है, अगर आप उसके ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हो तो उसकी शक्ल को आप मोड़ तोड़ सकते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो। लेकिन गैसेस के केस में आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गैसेस की तो कोई रैंडम कोई फिक्स शेप है नहीं, रैंडम शेप है और आपको तो पता भी नहीं है कि गैसेस के ऊपर तो डायरेक्टली आप स्ट्रेस भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि आपके जो सॉलिड्स हैं उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी दोनों ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द गैसेस। दैट्स वाई आपकी जो साउंड है वो ट्रैवल करेगी सॉलिड्स में ज़्यादा जल्दी से ट्रैवल करेगी एज कम्पेयर टू द गैसेस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ बीट्स आर यूजफुल इन ट्यूनिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बीट्स का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम इसको यूज़ करके ट्यून अप कर सकते हैं अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। कैसे? इसका आंसर बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होता है, बीट्स प्रोड्यूस कब होती है, जब दो इंस्ट्रूमेंट्स हों या दो ट्यूनिंग फोक्स हों या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हों या दो फ्रीक्वेंसीज हों, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, बिल्कुल हल्का सा फ्रीक्वेंसीज में चेंज हो और वो ट्रैवल कर रही हूँ सेम डायरेक्शन में। तो अब इसको आप ट्यून अप कैसे करते हो कि एक इंस्ट्रूमेंट की आपको फ्रीक्वेंसी नॉन है, ठीक है, आपको पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट ए है फॉर एग्जांपल, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है दैट इज फॉर लेट्स से 420 हर्ट्ज है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता। तो आप क्या करोगे, जब आप उन दोनों को साउंड टुगेदर करोगे, इकट्ठे उन दोनों को बजाओगे, बीट्स प्रोड्यूस होंगी। बीट्स प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा बच्चों, बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। जब वो बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी तो वो जो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वहाँ से आपको पता चलेगा कि एक इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है और दूसरे इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इस तरह से वो जो पैटर्न जनरेट होगा वहाँ से आप फिर अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून अप कर लोगे, मतलब आप ठीक कर लोगे। ये बिल्कुल वैसे ही है बच्चों जैसे आपने एग्जाम्पल 8.2 सॉल्व की थी
उसमें था आपके पास कि दो ट्यूनिंग फॉक्स आपको दिए गए थे और एक की फ्रीक्वेंसी बताई गई थी और दूसरे की आपसे पूछा गया था कि दूसरे की फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड करोगे। तो उसमें फिर हमने यही देखा था कि बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है तो उस वजह से पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी होगी। तो अगर बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है तो ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ़ बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं या कम नंबर ऑफ़ बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उस तरह से करके वो इक्वेशन में कैलकुलेशन करके वैल्यूज़ डाल के तो आपके पास आंसर आया था। तो वहाँ से हमें पता चला था कि जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क नंबर बी है उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इट्स सेम लाइक दिस कि आप क्या करते हो, आप बीट्स प्रोड्यूस करते हो, बीट्स प्रोड्यूस करने के बाद आपके पास क्या होता है, बीट्स फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड, और उसके बाद वहाँ से आप कैलकुलेट करते हो जो आपके पास पैटर्न जनरेट होता है। वहाँ से आपको पता चलता है कि आपके एक इंस्ट्रूमेंट की और दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बीट में कितना डिफरेंस है। तो फिर आप अपने स्ट्रिंग्स को या आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है आप उसको ठीक कर लेते हो, उसको ट्यून अप कर लेते हो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8.10, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन व्हाई साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। ये जब हमने स्पीड ऑफ साउंड वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने जो फैक्टर स्टडी किए थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जब हमने स्टडी किया था बच्चों, तो उसमें सारी वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने के बाद एंड पे जो आंसर आया था दैट वाज वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 इंटू टी। और इसका आंसर हमने, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने क्या देखी थी कि हर एक डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर के लिए जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है दैट इंक्रीजेज अप टू 0.61 मीटर्स पर सेकेंड। यानी एक अगर डिग्री सेंटीग्रेड आपके टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा, राइज आएगा, ज़्यादा होगा अगर आपका टेम्परेचर, तो उसकी वजह से 0.61 मीटर्स पर सेकंड आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब कि हमारी जो साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे टेम्परेचर से। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होती जाएगी। और दूसरी बात बच्चों ये भी तो है ना कि आपकी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गर्मी ज़्यादा है अगर, तो आपकी हवा भी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, तो उस पर जल्दी जल्दी वो ट्रैवल करना शुरू कर देगी। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ 4 क्वेश्चन थे जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। होम टास्क क्या है आपका कि आपने यही चारों क्वेश्चन याद करने और याद करके लिखने। बच्चों प्लीज़ याद करके लिखा करें, ऐसे दे के छापा मत मारा करें, आप लोग अपना ही टाइम वेस्ट करोगे ऐसे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बच्चों, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।